अगले रोज ठीक 10 बजे धनपत सिंह उसके दफ्तर में मौजूद था। निरूपा रॉय उसके इस्तकबाल की मुकम्मल तैयारी कर चुकी थी और अब खासी मुतमईन होकर बैठी थी। निरूपा ने उसके अपनी तरफ बढ़े हाथ को नजरअंदाज करते हुए दोनों हाथ जोड़कर उसे नमस्कार करते हुए कहा, आप वक्त के पाबंद हैं, कोई सरकारी मुलाजिम लगते हैं। धनपत सिंह खासा ढीठ दिखाई देता था और निरूपा रॉय को उसकी ही तवक्को थी। वो बोला, जी हाँ, बहुत सही अंदाजा लगाया आपने। वो बोली, फरमाइए, मेरे लायक कोई काम। निरूपा का लहजा बदस्तूर संजीदा था। धनपत, जिसके होंठों पर बदस्तूर जबरदस्ती की मुस्कुराहट जमी थी, ढिठाई से बोला, पहले आप ये सुन लीजिए। ये कहकर एक कैसेट उसकी तरफ बढ़ाई। निरूपा ने अनजान बनते हुए पूछा, ये क्या है? आप क्या पेशेवर गायक हैं या? वो बोला, इसे सुनने के बाद आपको तमाम सवालों का जवाब मिल जाएगा। वैसे मैं गायक नहीं आप जैसा, बल्कि आप ही में से एक हूँ। धनपत हंसपे दस्तूर मुस्कुरा रहा था। निरूपा चौंके बगैर न रह सकी। उस गधे की तरफ से फौरन अपनी असलियत का इंकिशाफ उसके लिए हैरान कुन था, क्योंकि ये उनकी तरबियत और उसूलों के बिल्कुल बरक्स था। निरूपा ने संभल कर कहा, मेरे पास कैसेट प्लेयर नहीं है। धनपत बोला, इसका बंदोबस्त है मेरे पास। ये कहते हुए उसने अपने ब्रीफकेस से एक छोटा सा कैसेट प्लेयर निकालकर उसके सामने रख दिया। उसने कैसेट प्लेयर निरूपा के करीब कर दिया। बोला, बैटरी है इसमें, आप इस्तेमाल कर सकती हैं। निरूपा ने कैसेट उसी में डाली और बटन ऑन कर दिया। धनपत सिंह की तवक्कुआत के बरक्स जब निरूपा ने अपनी और नुमान की रिकॉर्डेड बातें सुनी तो वो घबराने की बजाय मुस्कुराने लगी। स्विच उसने ऑफ कर दिया और इस्तेफहामिया नजरों से उसकी तरफ देखने लगी। धनपत कदरे सीरियस हो गया। बोला, आप समझ गई होंगी कि आशीष कुमार ने मुझे आपकी निगरानी पर रखा है। निरूपा ने सिर्फ इतना ही कहा, वेल। धनपत ने बात आगे बढ़ाई। बोला, मैंने सोचा हमारे दरमियान मामलात तय पा जाएं तो ज्यादा अच्छा है। निरूपा बोली, कैसे मामलात मिस्टर धनपत सिंह? उसने अचानक ही धनपत सिंह को उसका नाम लेकर चौंका दिया। धनपत समझ गया कि निरूपा ने होमवर्क कर लिया है, लेकिन ये उसके लिए नई बात नहीं थी। उसे जाल काट कर भाग निकलने वाली मछलियों का शिकार करने में ज्यादा मजा आता था। बोला, ये गुफ्तगू जाहिर करती है कि आप नुमान के साथ सिर्फ प्रोफेशनल नहीं रही, मामला उससे आगे निकल गया है, जो साबित कर सकता है कि आप डबल क्रॉस भी करेंगी। धनपत ने पहला हमला किया। निरूपा ने नॉर्मल लहजे में पूछा, तो ये बात है, आप क्या चाहते हैं मुझसे? धनपत मुस्कुराया, बोला, डील। निरूपा बिल्कुल नॉर्मल थी। बोली, लेकिन क्या? जाहिर है मेरे पास देने के लिए पैसे तो नहीं है। धनपत बोला, अरे साहब, किस काफिर को पैसे चाहिए? वो तो हम आप पर लगाएंगे। दरअसल मिस निरूपा, आप जैसी खूबसूरत औरत मेरी एक बहुत बड़ी कमजोरी है। जहां से आपको मेरे नाम का इल्म हुआ है, वहां से शायद आप मेरी शोहरत भी जान गई होंगी। मुझे पैसा नहीं चाहिए। धनपत की राल टपकने लगी। निरूपा ने संजीदगी से कहा, तो आप मुझे ब्लैकमेल करने आए हैं कि अगर मैंने आपकी गंदी ख्वाहिश पूरी न की तो आप इस कैसेट को डिपार्टमेंट में मेरे खिलाफ इस्तेमाल करेंगे। निरूपा की बेखौफी से धनपत को उलझन होने लगी। बोला, हाँ, आशीष कुमार को आप जानती हैं। मामूली शक पर आपका क्या अंजाम होगा इसका भी आपको इल्म है। अभी तक मैंने ये कैसेट ऑन द रिकॉर्ड नहीं की, सिर्फ मेरे और आपके दरमियान है, और आप चाहें तो ये तो आप जानती हैं ना कि मैं बगिंग एक्सपर्ट समझा जाता हूँ और मेरी माहिराना राय तस्लीम भी की जाती है। इस कैसेट से मैं साबित कर सकता हूँ कि आप अपने मिशन से हटकर दुश्मन की एजेंट बन रही हैं। उसने अपनी दानिस्त में बड़ा गहरा वार किया था। निरूपा बोली, मिस्टर धनपत, आप इंतहाई बददियानती का मुजाहिरा कर रहे हैं। आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। इस तरह तो हमारा सारा सिस्टम ही तबाह हो जाएगा। वो बोला, ओहो, आप तो खामखा जज्बाती हो रही हैं। देखिए मिस निरूपा रॉय, किसी के साथ ऐसा ताल्लुक कायम करना आपके लिए कोई नया काम नहीं। कोई सती सावित्री तो नहीं है आप, और फिर उस पाकिस्तानी के मुकाबले में तो मुझे ठुकराना ज्यादती है। धनपत भी बड़ा पक्का खिलाड़ी था। निरूपा ने अब बाकायदा घबराने और खौफजदा होने की अदाकारी शुरू कर दी थी, और धनपत दिल ही दिल में मुतमईन होकर उसके साथ अपनी आने वाली रात के सपनों में गुम हो रहा था। उसने धनपत से बड़ी आजिज़ी और घबराहट से कहा, प्लीज आप अब जाइए, मैं कल आपको जवाब दे दूंगी। धनपत बोला, ठीक है, लेकिन कल? मेरा मतलब है परसों नहीं। और हाँ, कल कैसे जवाब देंगी? मेरा मतलब है फोन तो गैर महफूज तरीका है ना। उसने मुस्कुराते हुए धमकी आमेज लहजे में कहा। निरूपा ने जवाब दिया, आप कल इसी वक्त यहाँ आ जाइएगा। धनपत कुछ सोचने लगा। वो बराह रास्त निरूपा की आंखों में झांक रहा था, जहां उसके लिए घबराहट और खौफ के सिवा कुछ और नहीं था। धनपत बोला, कोई भी होशियारी आपके लिए कितनी बुरी साबित होगी इसका अंदाजा आपको हो गया होगा। और हाँ, ये मत भूलना कि मैं भी तुम्हारी तरह प्रोफेशनल हूँ, बहुत पुराना खिलाड़ी हूँ इस मैदान का। अब वो बराह रास्त धमकी दे रहा था। दरवाजे पर आहट से दोनों ने जान लिया कि कोई अंदर आना चाहता है। निरूपा ने खड़े होकर कहा,
ओके मिस्टर धनपत, कल मुलाकात होगी। धनपत ने दरवाज़ा खोला, बोला ओके। सामने स्कूल की मुलाजिमा शायद उसके लिए कोई पैगाम लेकर आई थी। धनपत बाहर निकल गया। मुलाजिमा से निमट कर निरूपा रॉय ने उसे रुखसत किया और कमरे के दरवाजे को अंदर से लॉक कर दिया। अब वो मेज के दूसरे कोने पर उस कुर्सी पर बैठ गई जिस पर थोड़ी देर पहले धनपत सिंह विराजमान था। अपना दायां हाथ बढ़ाकर उसने मेज की निचली सतह पर कुर्सी के बिल्कुल सामने टेप से चिपकाया हुआ वो बमुश्किल 2-3 इंच का रिकॉर्डिंग माइक उतार लिया, जिससे मुंसलिक तार उसी तरह टेप से चिपका उसके दराज तक गया था। उस दराज में एक इंतहाई हसास टेप रिकॉर्डर मौजूद था, जिसके जरिए उसने धनपत सिंह की सारी धमकियां अपने पास रिकॉर्ड कर ली थी। मैडम कामनी से मुलाकात के बाद उसे अंदाजा हो गया था कि धनपत सिंह उससे क्यों मिलना चाहता है। ये कोई नई बात नहीं थी। उनके डिपार्टमेंट में लड़कियों को जिनसी तौर पर हरासा करने और ब्लैकमेलिंग के जरिए घिनौने मकासद हासिल करने का कोई ना कोई वाकया 2-3 माह बाद मंजरेआम पर आता रहता था। ऐसा कोई भी वाकया सिर्फ उस सूरत में मंजरेआम पर आता था जब फरीकैन में से कोई एक तैश में आता या गैर मामूली बेएहतियाती का मुजाहरा करता। बसूरत दीगर ऐसी दर्जनों ऑफ द रिकॉर्ड बातें लड़कियां एक दूसरे को सुनाती रहती। निरूपा के लिए किसी मर्द की ख्वाहिशात पूरा करना भी कोई इतना बड़ा मसला नहीं था, लेकिन वो धनपत सिंह की ब्लैकमेलिंग के सामने झुकने वाली नहीं थी। धनपत सिंह ने उससे मुताल्लिक सही मालूमात भी हासिल नहीं की थी, वरना शायद वो दूसरी लड़कियों की तरह निरूपा रॉय को सॉफ्ट टारगेट न समझता। निरूपा रॉय की अनापरस्ती से उसके हमकार बखूबी आगाह थे और वो ये बात अच्छी तरह जानते थे कि अपनी मर्जी के बगैर वो शायद डीजी के साथ भी डेट पर जाना पसंद न करे। निरूपा ने टेप रिकॉर्डर में मौजूद कैसेट को 2-3 मरतबा चलाकर चेक कर लिया। हसास रिकॉर्डिंग सिस्टम ने धनपत सिंह की तमाम धमकियां रिकॉर्ड कर लीं और अब वो जवाबी हमले के लिए पूरी तरह तैयार हो चुकी थी। अगले रोज धनपत सिंह तयशुदा वक्त से 5 मिनट पहले ही वहां पहुंच चुका था। निरूपा सामने बैठी मुस्कुरा रही थी। उसने बैठे बैठे मुस्कुराहट उछाली, बोली बहुत उतावले हो रहे हो तुम, वक्त से 5 मिनट पहले ही चले आए। धनपत ने बेशर्मी से दांत निकाले, बोला मेरी बेकरारी का अंदाजा तुम इस बात से लगा सकती हो। ये कहकर वो सामने बैठ गया। निरूपा ने मुस्कुराते हुए कहा, वो तो मैंने कल ही लगा लिया था मिस्टर धनपत सिंह। धनपत ने मस्करों की तरह झुकते हुए कहा, क्या हुक्म है फिर दास के लिए। निरूपा ने अपनी जगह से खड़े होते हुए कहा, मिस्टर धनपत, कल तुम्हारी आमद मेरे लिए एक सरप्राइज थी, लेकिन उतना बड़ा नहीं क्योंकि मुझे कुछ अंदाजा हो गया था। तुम्हारी शोहरत जान चुकी थी ना मैं, लेकिन आज मैं तुम्हें ऐसा सरप्राइज दूंगी जो शायद इससे पहले तुम्हारे वहम गुमान में भी न रहा हो। धनपत को वाकई अभी तक बात समझ नहीं आई थी। बोला, मैं समझा नहीं। निरूपा ने अगला सवाल किया, कैसेट प्लेयर तो तुम्हारे ब्रीफकेस में मौजूद रहता है हर वक्त। उसकी हैरानी बरकरार थी। बोला, हाँ लेकिन। निरूपा बोली, निकाल लो और ये कैसेट भी सुन लो। उसने अपने दराज से एक कैसेट निकालकर उसके सामने रख दी। धनपत सिंह हैरानी से उसकी तरफ देख रहा था जब निरूपा ने आगे बढ़कर अपने कमरे का दरवाजा लॉक कर दिया। धनपत ने सोचा, नखरे दिखा रही है साली, ये तो मुझसे भी ज्यादा जल्दी में दिखाई देती है, कोई अता होगी इसकी। हवस के मारे धनपत सिंह ने सोचते हुए कैसेट प्लेयर निकाला और उसमें कैसेट चलाकर सुनने लगा। उसे अंदाजा न हो सका कि निरूपा रॉय उसकी पुश्त पर पहुंच चुकी थी। ज्यों ज्यों कैसेट चल रही थी, धनपत का गुस्सा आसमान की बुलंदियों को छू रहा था। उसने खत्म होने से पहले ही स्विच ऑफ कर दिया। बिच, गुस्से से खोलते हुए उसने कहा और लाशौरी तौर पर उठकर खड़ा हो गया। लेकिन अगले रद्द अमल का उसे कतन अंदाजा नहीं था। निरूपा रॉय ने उसके मुंह पर उल्टे हाथ से घूमते हुए इतना जोरदार पंच मारा कि धनपत को अपनी बतीसी टूटने का एहसास हुआ। उसे अंदाजा नहीं था कि निरूपा मार्शल आर्ट्स की खुसूसी तरबियत हासिल कर चुकी है। गालियां बकते हुए वो पलटकर निरूपा रॉय पर हमला आवर हुआ, लेकिन अगले 2 मिनट के बाद उसे यूं लगा जैसे यहाँ मजीद 4-5 मिनट रुकने के बाद वो जिंदगी भर अपने कदमों पर चलकर जाने के काबिल नहीं रहेगा। उसका मुंह खून से भर गया था और नाक से खून किसी भी लम्हे बाहर आना चाहता था। बेबसी और गुस्से से वो बेदम होकर दीवार से टेक लगाकर जमीन पर बैठ गया। निरूपा ने दरवाजे की कुंडी खोल दी, बोली, दफा हो जाओ। गुस्से से नीम पागल लेकिन खौफजदा धनपत सिंह ने अपना ब्रीफकेस उठाया और मुंह पर रुमाल रखकर तेजी से बगैर कुछ कहे बाहर निकल गया। अपना कैसेट प्लेयर और कैसेट वो यहीं छोड़ गया था। निरूपा रॉय बड़बड़ाई, उल्लू का पट्टा, और अपनी सीट पर बैठकर उसने टांगें मेज पर रख दी। 2 मिनट के बाद वो नॉर्मल हो चुकी थी। उसकी तवक्कुआत के ऐन मुताबिक धनपत सिंह ने दोबारा उससे मुलाकात नहीं की थी, लेकिन इस हादसे के बमुश्किल 5वें ही दिन अचानक आशीष कुमार ने उसे तलब करके अगला हुक्म सुना दिया। इंडियन इंटेलिजेंस अपनी किसी हजीमत का बदला चुकाने के लिए किसी पाकिस्तानी सिफारतकार की हड्डी पसली बराबर करने का मंसूबा बना चुकी थी। जाहिर है उसके लिए नुमान से अच्छा शिकार कौन हो सकता था।
नुमान को धोखे से बुलाकर आशीष कुमार ने इस घिनौने मंसूबे पर अमल पैरा होने का इरादा किया था। वो समझते थे इस तरह पाकिस्तान इंटेलिजेंस को बड़ा स्ट्रॉन्ग मैसेज पहुंचेगा और उनकी झूठी अना की भी अच्छी खासी तस्कीन हो जाएगी। ये कारनामा निरूपा रॉय के जरिए अंजाम पाने वाला था। नुमान के लिए इनकार मुमकिन ही नहीं था। जब निरूपा ने उसे अपनी सालगिरह के मुताल्लिक बताया और साथ ही ये भी इंकिशाफ कर दिया कि वो इस मर्तबा सालगिरह सिर्फ उसके साथ मनाएगी, उसने नुमान के गले में अपनी बाहें हमायल करते हुए कहा, मैं चाहती हूँ ये लम्हात जिंदगी के यादगार लम्हात बन जाएं। नुमान को निरूपा की गर्म सांसों का एहसास अपनी गर्दन और शानों पर हो रहा था। उसके लिए खुद को संभाले रखना कार दारद था। उसने खुद से सवाल किया, क्या मैं कभी इतना कमजोर भी हो जाऊंगा? और वो कुछ शर्मिंदगी अपने आप से भी महसूस करने लगा। खुद को संभालो बरखुरदार, किसी नादीदा ताकत ने उसके कानों में सरगोशी की और वो संभल गया। निरूपा की बाहें उसने आहिस्तगी से अपने गले से अलग की और उसके दोनों हाथ थाम लिए। बोला, निरूपा, तुमने मुझे बेबस कर दिया है। मालूम नहीं मैं तुम्हारी किसी भी बात को इनकार क्यों नहीं कर पाता। निरूपा मुस्कुरा दी। नुमान अंदाजा न कर सका उस लम्हे निरूपा किस कर्ब से गुजर रही थी। उसकी ये मुस्कुराहट नुमान से ज्यादा अपने आप को धोखा देने के लिए थी। एक बेनाम सी खलिश ने निरूपा को कुछ दिनों से कुछ ज्यादा ही बेचैन कर दिया था। उसे यूं महसूस होने लगा था जैसे वो नुमान को धोखा दे रही है। हालांकि ये उसका बिजनेस था और इस खेल में उसे महारत हासिल थी, लेकिन निरूपा उस कैफियत से खुद को छुटकारा न दिला सकी। नुमान ने फैसला कर लिया था कि अगले रोज शाम को जब वो निरूपा की सालगिरह के लिए मिलेंगे तो ऐसे ही नाजुक लम्हात में वो निरूपा को अपने लिए काम करने की पेशकश कर देगा। उसने अपनी दानिश में निरूपा पर जरूरत से कुछ ज्यादा ही कल्टीवेशन कर ली थी और अब इस जरखेज जमीन पर वो अपनी मर्जी का बीज बड़ी आसानी से डाल सकता था। उस रोज दोनों बड़े भरपूर और जज्बाती अंदाज में एक दूसरे से अलग हुए थे। दोनों के लिए अगला दिन दोनों के बड़े इम्तिहान का दिन था। दोनों ने एक दूसरे पर बड़ी भरपूर घात लगाई थी और अब एक दूसरे का शिकार खेलने जा रहे थे। इस बात से दोनों ही बेखबर थे कि वो दरअसल अपना शिकार हो चुके हैं। निरूपा ने तवील मुद्दत के बाद उस रात अपने जमीर की खलिश से निजात हासिल करने के लिए शराब का सहारा लिया। तकरीबन 2 साल पहले उसने इस अज़्म के साथ शराब छोड़ी थी कि अब जिंदगी भर कभी इसे हाथ नहीं लगाएगी, लेकिन उसका अपने आप से किया ये वादा कांच के ग्लास की तरह टूट गया। सरे शाम ही वो अपने कमरे में बंद हो गई थी और टीवी के रिमोट पर मुसलसल तबाजमाई करते करते अब तंग आ गई थी। 3-4 मरतबा तो उसकी माँ ने निरूपा के कमरे का दरवाजा खटखटाकर उसे खाने की दावत दी, लेकिन उधर से मुसलसल इनकार के बाद वो भी जिच होकर अपने काम में लग गई। रात 2 पहर बीत चुकी थी जब निरूपा ने अपने घर के ड्राइंग रूम के कोने में बने एक छोटे से बार रूम से बाप की पसंदीदा शराबों की एक बोतल से अपने लिए बड़ा पैक बनाया और चुपके से अपने कमरे में चली आई। थोड़ी देर बाद वो बेसुध होकर सो गई। निरूपा की आंख सरहाने धरे टेलीफोन की घंटी मुसलसल बजने के शोर से खुली और उसने सबसे पहले अपनी आंखें मलते हुए सामने दीवार से लगी घड़ी पर नजर डाली तो उसे जोर का झटका लगा। सुबह के 9 बज रहे थे। उस वक्त उसे अपने ऑफिस में होना चाहिए था और वो सो रही थी। फोन उठाने पर दूसरी तरफ से आशीष कुमार की आवाज ने उसके 14 तबक रोशन कर दिए। सो रही हो क्या अभी तक? आशीष कुमार की आवाज उसकी समात से टकराई और दिमाग को जोरदार झटका लगा। नो सर, यस सर। वो सर, दरअसल रात वो क्या था ना। उसने जिस तरह घबराते हुए ये बात कही उससे बखूबी अंदाजा लगा सकती थी कि आशीष कुमार ने उसका झूठ पकड़ लिया है। खिलाफ तवक्को आशीष कुमार ने अपनी अमेरिकन स्टाइल अंग्रेजी का मुजाहिरा किया। बोला, गेट रेडी बेब। निरूपा ने सुख का सांस लेते हुए कहा, कमिंग सर। आशीष कुमार ने फोन बंद करते हुए कहा, अरे भाई घबराओ नहीं, 12 बजे तक पहुंच जाना फाइनल ब्रीफिंग के लिए। निरूपा ने झटके से खुद को बिस्तर से अलग किया और बाथरूम में जा घुसी। अरसे बाद की गई शराब नोशी की वजह से उसके सर में हल्का हल्का दर्द हो रहा था। तेज और कड़वी कॉफी के 3-4 बड़े बड़े घूंट भरकर उसने सर दर्द से निजात हासिल की और ड्राइंग रूम में चली आई, जहां सिवाय खानसामा के और कोई मौजूद नहीं था। उसके तीनों बहन भाई अपने कॉलेजों में और माता पिता अपने अपने बिजनेस पर जा चुके थे। बंगाली खानसामा ने उसे मुत्तला किया, बहुत देर कर दी आज मैडम। खानदानी मुलाजिम के सामने वो इससे ज्यादा क्या कहती, सॉरी। खानसामा ने उसके सामने नाश्ता परोसते हुए उसे ये इत्तला भी दी थी कि सबने उसका नाश्ते की मेज पर बहुत इंतजार किया था और काफी इंतजार के बाद नाश्ता किया। नाश्ता करने के बाद वो करीबन कार को उड़ाती हुई ऑफिस पहुंची थी। इतने दिनों के बाद उसे अपने दरमियान पाकर उसके बाकी साथी खासे खुश दिखाई दे रहे थे। ठीक 12 बजे वो ब्रीफिंग हॉल में मौजूद थी, जहां आशीष कुमार उस टीम के साथ जिसने नुमान की ठुकाई करनी थी मौजूद था। उसने निरूपा के अराकीन और निरूपा को आखिरी ब्रीफिंग में सारी प्लानिंग समझाने के बाद
सख्ती से इस बात की चेतावनी दे दी थी कि उनमें से कोई भी हरगिज प्रेस के हाथ नहीं आएगा और किसी भी मरहले पर अपनी शनाख्त नहीं बताएंगे। इमरजेंसी की सूरत में एजेंसी खुद ही तमाम मामलात को कंट्रोल कर लेगी। निरोपा के लिए तशवीश की बात यह थी कि उस ग्रुप की कमान धनपत सिंह कर रहा था, जिसने इस मसले को बिल्कुल पर्सनल बना लिया था। और वो अंदाजा कर सकती थी कि जब धनपत सिंह जैसे भेड़िए के सामने हाथ पांव बांध कर नुमान को फेंका जाएगा तो वो उससे क्या सलूक करेगा। मीटिंग बर्खास्त होने के बाद सब अपने अपने ठिकानों की तरफ चल दिए। न जाने क्यों निरोपा एक मर्तबा फिर शराब की जरूरत बड़ी शिद्दत से महसूस कर रही थी, लेकिन अब ऐसा मुमकिन नहीं रहा था। उसे बहरहाल अपने हवास बहाल रखने थे, बस सूरत दीगर कोई नई मुसीबत उसके गले पड़ सकती थी। एक मर्तबा फिर उसने होटल पैराडाइज का जायजा लिया, जिसे उन्होंने इस ऑपरेशन के लिए मुंतखब किया था। होटल इंतजामिया के मुतल्लिक उसे कोई गलत फहमी या खुश फहमी नहीं थी। वो जानती थी ये सब उनके अपने लोग हैं जिनसे उमूमन इस नौयत की खिदमात ली जाती हैं। नुमान वक्त मुकर्रा पर उसके सामने मौजूद था। आज पहली मर्तबा नुमान को देख कर न जाने क्यों उसके दिल पर एक जोरदार घूंसा लगा। निरोपा ने अपनी आंखों में आए आंसू बड़ी हिम्मत से कंट्रोल किए हुए थे। आज न जाने क्यों नुमान की शक्ल पर नजर पड़ते ही उसका दिल भर आया। वो चाहती थी कि नुमान इस अंजाम से बच जाए जिसकी तैयारी उन लोगों ने कर रखी थी। उसे जिंदगी में पहली मर्तबा पछतावा हो रहा था कि उसने इस सीधे साधे नौजवान को अपनी मोहब्बत के जाल में फांस कर आखिर इस अंजाम तक क्यों पहुंचा दिया। उसी लम्हे उसे नुमान से ज्यादा खुद पर तरस आ रहा था, क्योंकि जिंदगी में पहली मर्तबा वो अपनी मर्जी के बिल्कुल बरक्स किसी हुक्म की तामील करने जा रही थी। नुमान को न जाने कैसे उसकी उदासी का इल्म हो गया। बोला, क्या बात है, कुछ उदास लग रही हो। निरोपा चौंकी। ये कोई अच्छा साइन नहीं था। उसे खुद को नॉर्मल रखना था। बोली, नहीं तो। उसने बज़ाहिर होंठों पर मुस्कुराहट जमाई। अब भला तुम्हारे होते कैसी उदासी। लेकिन नुमान को बखूबी अंदाजा हो गया था कि ये जबरदस्ती की मुस्कुराहट है। उसने मुस्कुराते हुए अपनी दानिस्त में निरोपा रॉय को नॉर्मल करना चाहा। बोला, शायद उम्र का एक और साल गुजर जाने का दुख हो रहा है। बोली, हाँ, तुम्हारे बगैर इतने साल गुजर गए। न जाने क्यों उस लम्हे निरोपा को नुमान पर बहुत तरस आया। उसने सोचा थोड़ी देर के बाद नुमान जिस अंजाम से दो चार होने वाला है वो नुमान के लिए कितना भयानक तजुर्बा होगा। और नुमान ने उसे मुस्कुराते देखकर सोचा कि आज बाहर सूरत वो निरोपा को अपने साथ काम करने पर रजामंद कर लेगा। दोनों थोड़ी देर बाद ही पैराडाइज होटल में मौजूद थे। निरोपा ने उसे यही बताया था कि उसने पहले से मेज रिजर्व करवा रखी है और दोनों अब उसी मेज पर बैठे थे, जबकि निरोपा जानती थी उन्हें उसी मेज पर बैठना है जो उसके लिए पहले से आशीष कुमार ने मुख्तस की हुई थी। दोनों आमने सामने बैठे थे और मौद्दब वेटर उनका ऑर्डर नोट कर रहा था। जब निरोपा ने अपने सामने की तीसरी मेज पर धनपत सिंह और उसके दो साथियों को बैठे देखा, न जाने क्यों धनपत सिंह को देखते ही शदीद नफरत की लहर उसके सारे बदन में सरायत कर गई। उसने सोचा अब वो अपने महबूब की पिटाई धनपत सिंह से करवाएगी। ये सोचकर वो लरस कर रह गई। एक लम्हा उसकी साइकी पर कयामत ढा गया। निरोपा ने अपने अंदर ना महसूस लेकिन इनकलाबी तब्दीली महसूस की और दूसरे ही लम्हे वो एक बदली हुई निरोपा रॉय थी। उसने अचानक ही नुमान की तरफ झुकते हुए कहा, तुमसे एक बहुत जरूरी बात कहनी थी नुमान। नुमान ने उसी तरह सरगोशी के अंदाज में कहा, मैंने भी। वो बोली, नुमान प्लीज पहले मेरी बात सुन लो। मुमकिन नहीं कि जिंदगी दोबारा ये कहने का मौका दे। उसने नुमान के मेज पर धरे दोनों हाथों में से एक हाथ को अपने दोनों हाथों में थाम लिया। नुमान अब किसी जबरदस्त रोमांटिक फिक्रे की उम्मीद कर रहा था, लेकिन दूसरे ही लम्हे उसे अपने बदन में बिजली का जोरदार करंट दौड़ने का एहसास हुआ। वो बोली, वक्त बहुत कम है नुमान, गौर से मेरी बात सुनना। मेरा ताल्लुक रॉ से है और तुम्हारे साथ जो कुछ हुआ वो हमारे ऑपरेशन का हिस्सा है। नुमान, आज उन लोगों ने तुम्हारी जबरदस्त पिटाई का प्रोग्राम बना रखा है जिसके लिए इस होटल के बाहर इंतजाम किया गया है। मुझे माफ कर देना नुमान, काश तुम मुझसे कभी न मिले होते। इन आखिरी लम्हात में मुझे इकरार करना है नुमान कि मैं वाकई तुमसे शदीद मोहब्बत करने लगी हूँ। शायद जिंदगी भर मैं खुद को माफ न कर सकूं। नुमान ने महसूस किया बात करते हुए निरोपा ने इंतहाई जब्त का मुजाहरा करते हुए आंखों में आए आंसू रोक रखे थे। अलबत्ता उसकी हथेलियां पसीने में भीगने लगी थीं। दूसरे ही लम्हे नुमान के 14 तबक रोशन हो गए। वो बोला, मुझे तुमसे कोई गिला नहीं निरोपा, मैं भी तुम्हें कभी नहीं भूल पाऊंगा। मैं इन लोगों के हाथों इतनी आसानी से पिटने वाला नहीं हूँ। तुम्हारा बॉस ये बात जानता है। अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ निरोपा। बहरहाल तुम्हारा शुक्रिया। आखिरी लम्हात में ही सही तुमने मेरी मदद तो की। ठीक है, जिंदगी रही तो फिर मिलेंगे। प्लीज तुम नॉर्मल रहना, वरना वो लोग तुम पर शक करेंगे और तुम्हारे लिए प्रॉब्लम न खड़ी करें। खुदा हाफिज, टेक केयर।
उसने आहिस्तगी से निरूपा के हाथों को अपने हाथों में लेकर सहलाया और उठकर वॉशरूम की तरफ चल दिया। उसे उठते देखकर धनपत सिंह ने करवट बदली, फिर शायद उसे वॉशरूम में घुसते देखकर मुतमईन हो गया।